गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? भूगोल से देख रहे थे। भूगोल खंड से अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब स्टार्टिंग में रह जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 4 अध्याय 4, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में। बच्चों, हमारे लिए वायु का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग वायु के बारे में देखते हैं। अध्याय 4 वायु। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? वायु। वायु मीन्स हवा, है ना। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है? वायु से, हवा से, घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमें आंसर देना है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से किससे ढकी हुई है? वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को किसकी ज़रूरत है? वायु की। तो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? वायु की। तो हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। एवं सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारे क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल, है ना। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से क्या हो जाएंगे? तप्त होकर जल सकते हैं, यानी गर्मी होकर। गर्मी से यदि तेज गर्मी होगा, यदि वायुमंडल नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा धूप आएगा और गर्म होकर क्या हो सकते हैं? हम लोग जल सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य किरणों से जो हानिकारक प्रकाश आती है, उसे क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। कौन? वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय क्या हो सकते हैं? सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, यानी गर्म होकर जल सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है ना बच्चों। क्या देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह कई गैसों का मिश्रण होती है। कौन कौन सी गैसें देखते हैं हम लोग यहाँ पर? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। किस किस चीज़ की गैसें? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं।
चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21% और 78% किसकी मात्रा है नाइट्रोजन की। इस ब्रीथ में किसको डिवाइड करके बताया गया है इस गैस को। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में यहाँ देखिए 0.03% है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ। और ये बीच में देखिए यहाँ आर्गन का है 0.93% है। और यहाँ अन्य सभी गैस यहाँ है 0.04% है। उसको डिवाइड किया गया है ना, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ना। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे फिर क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को सबसे ज़्यादा अपने लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, परंतु उसे क्या कर देते हैं हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं। यहाँ देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या देखते हैं हम लोग विकिरित जो पृथ्वी में फैला हुआ रहता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा जो पृथ्वी से निकलती है ना पैदा होती है बोलना चाहिए। वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर क्या करता है रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव भी गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान कैसे हो जाता है बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बच्चों आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों में धुओं के वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इसका स्तर कैसे हो जाता है बढ़ जाता है। तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या हो जाती है वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाता है बाढ़ आ जाता है। दीर्घ अवधि में इसके कारण या लंबे समय में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। यहाँ देखिए जलवायु के परिवर्तन के कारण क्या हो सकता है पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। वे सीधी वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु
वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, जिसका पौधे पर इसका प्रयोग कर सके, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। नाइट्रोजन का है ना। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से कुछ मात्रा से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पेड़ पौधे से एवं प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, होता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या हो जाता है बच्चों, बिगड़ जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, एक वृक्ष काटते हैं तो उसकी जगह कितना वृक्ष लगाना चाहिए, 2, है ना। हाँ, मतलब जो पर्यावरण का संतुलन हो वह बिगड़ ना सके, वह हमेशा बना रहे। इसीलिए यदि हम जंगलों के पेड़ पौधों को काट दें तो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रदूषण तेजी से फैलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। बच्चों, मनुष्य और पशु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए, मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन क्या होता है, बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। फिर वायुमंडल में प्रतिवर्ष, यहाँ देखते हैं, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल इत्यादि ईंधनों के जलाने से खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्रियाकलाप देखेंगे हम लोग यहाँ पर। जब वायु गर्म हो जाती है तो फैलती है। जब वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है तो क्या होती है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु कैसे होती है, सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलते रहता है। यहाँ देखिए, जब वायु गर्म होती है तब क्या है, फैलती है और हल्की होकर क्या होने लगती है, ऊपर उठती है। जब वायु ठंडी रहती है तब सघन और भारी होने के कारण वह नीचे रहने की प्रवृत्ति रखती है और गर्म वायु उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु क्या करती है, खालिस्तान को भरने की
लिए वहाँ आ जाती है। क्या पढ़ेंगे हम लोग इधर? वायुमंडल की संरचना। यहाँ पढ़े थे वायुमंडल का संगठन पढ़े थे वहाँ, अब पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है बच्चों? 5 है ना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। 4.2 यहाँ देखेंगे हम लोग कौन कौन से 5 परत हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब हम इसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। ये डायग्राम देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए वायुमंडल की परतें, सबसे पहले कौन सी? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, फिर बाह्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। 2, 3, 4 और 5 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर पृथ्वी से, है ना, जमीन से ऊपर। तो हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। क्षोभ मंडल की औसत कितनी होती है? 13 किलोमीटर के अंदर होती है। इसी मंडल में क्या होता है? मौजूद वायु में हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इस मौसम में लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण यानी बर्फ गिरने की इसी परत के अंदर होती है। किसमें? क्षोभ मंडल। अब पढ़ेंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? समताप मंडल है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है? 13 किलोमीटर। और समताप मंडल 50 किलोमीटर के अंदर, है ना। तो यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छी होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में किसकी परत होती है? ओजोन परत की, ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। कौन सा मंडल में होता है ये सब? समताप मंडल में, है ना। अब देखेंगे मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। तो मध्यमंडल कौन सी परत है? तीसरी। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। वो समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैली थी? 50। और क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर। तो अब ये कितने किलोमीटर आ गई? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का
पिंड इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या हो जाता है? जल जाता है। अब पढ़ेंगे बाह्य मंडल। चौथे नंबर पे आ गए हम लोग हैं बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का प्रमुख भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कितने किलोमीटर तक फैला है? 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो रेडियो के लिए परत का रेडियो संचार के लिए इस परत का क्या होता है? उपयोग होता है। कौन सा? बाह्य मंडल है ना, सॉरी बाह्य मंडल नहीं, बाह्य वायुमंडल। तो वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे, जैसे वास्तव में पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे प्रसारित होती है, इस प्रसारित द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या कर दिया जाता है? परावर्तित किया जाता है, यानी पुनः भेज दिया जाता है। बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत किसके नाम से जाना जाता है? बाहरी वायुमंडल के नाम से। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। कौन कौन से बाह्य मंडल में हल्की गैसें कौन कौन सी है? हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से क्या करती रहती है? तैरती रहती है अंतरिक्ष में। मौसम एवं जलवायु किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसकी क्या है? स्पीकर। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। तो हम यहाँ जानते हैं कि मौसम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मस्तिष्क और स्पीकर के बारे में बात करें तो मौसम क्या है, किसे कहते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है ना, क्योंकि मौसम कभी चेंज होता है, कभी क्या होता है। तो मौसम प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र ठंडी तथा गर्म मौसम किसी को भी क्या कर सकता है? चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। दीर्घकाल लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम उनके स्थान की जलवायु को बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। कहाँ का तापमान होता है? वायुमंडल का।
वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आयतन है ना, आपतन है ना, आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन लिखा है, आयतन होगा। आयतन आयतन नहीं, आपतन है। यहाँ आतपन लिखा है, आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन एक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को क्या करती है? प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है क्या? तो हम लोग यहाँ देखते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है ना। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक तापमान होती है, क्योंकि नगरों में किस किस चीज़ की बनी होती है? कंक्रीट और धातु से बनी होती है। सड़कें किसकी बनी होती है? एसाफेल्ट की। तो गर्म हवा को रोक कर रखती है ऊंचे होने की वजह से, जिससे वहाँ की तापमान अत्यधिक बढ़ जाती है। अगला पैराग्राफ हम लोग अगले दिन देखेंगे बच्चों। आज से इतना ही। होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों को। नागरिक शास्त्र खंड से देख रहे थे हम लोग अध्याय। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, श्रीनगर में कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल है? अध्याय 1 से क्वेश्चन, बाकी अध्याय 2 है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मानचित्र क्रमांक 2.1 को देखकर आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक लिखें। आप लोगों को लिखाया गया है रिकॉर्ड। मान लीजिए आप किसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगे?
ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में लिखाया गया, फिर याद करो, यह याद करोगे और उसके बाद होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।